हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हिमांशु शेखर और हम लोग आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। आज तारीख है 7 जून 2026 और हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ सेलेक्ट किया है न्यूज़ पे। आज की न्यूज़पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले हम इंडिया और रशिया के बीच का रिलेशन समझेंगे और वहाँ से जो तेल आ रहा है उसके बारे में कुछ डेटा आया है न्यूज़ पेपर पे। ओके, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हो गई पहली न्यूज़। इसके बाद हम थोड़ा सा न्यूज़ मणिपुर से लेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ठीक है। मणिपुर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, उसका नाम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अपडेट्स देखेंगे। इसके बाद तीसरी न्यूज़ हम कवर करेंगे कि कुछ लायन के बच्चे थे जो कब्स थे लायन के, उनका डेथ हुआ था। तो प्रोजेक्ट लायन क्या है, ये क्यों आया है, इसके बारे में कुछ हम बेसिक्स चीज़ें देखेंगे। ओके, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें एक बर्ड सर्वे के बारे में पढ़ना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल ही फिलहाल बर्ड सर्वे हुआ है। उसमें कुछ डेटा निकल के आया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूज़ सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो हम आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हाल ही फिलहाल न्यूज़ में आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना न्यूज़ हम आज कवर करने वाले हैं। मैं हूँ हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं गोल्ड डिगर चैनल। हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का। ओके। तो ये है हमारा फ्रंट पेज और चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि हाल ही फिलहाल डेटा आया है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स प्राइसेस जंप, यूएस शेयर गोज डाउन। क्या है कि रशियन ऑयल का इंपोर्ट जो है, आ, हम इंडिया जो हैं वो यहाँ ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए, रसिया, या फिर गल्फ कंट्रीज, ईरान, ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया। इन सब देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसी में क्या हुआ कि रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है उनका प्राइस जो है वो बढ़ गया। लेकिन प्राइस बढ़ने के बावजूद हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में तेल इंपोर्ट किया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ से हम तेल इंपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें तो ज़रूरत है तेल की, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से। तो चलिए न्यूज़ को कवर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, Russia's share in the value of India's oil imports jumped back up to a 11-month high of nearly 38% in April 2026 as India continued to increase its dependence on it against the backdrop of ongoing West Asia crisis। क्या है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है लेकिन हमें तो तेल की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले 11 महीनों में सबसे ज़्यादा तेल हम लोगों ने इंपोर्ट किया है अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 2026 में ये डेटा लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आगे, रसियाज शेयर इन इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन अप्रैल स्टूड एट अबाउट 34% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अमाउंट हम लोगों ने ज़्यादा इंपोर्ट किया है। ओके। एट द सेम टाइम India's dependence on oil from the US fell to multi-months low in terms of both value and volume। हम लोग यूएसए से भी तेल इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएसए से हमारा रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है टेरिफ्स के मामले में, ट्रेड के मामले में। तो हम लोगों ने रसिया से ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया है, लेकिन हम लोगों ने यूएसए से तेल इंपोर्ट कम किया है, यानी पहले जितना इंपोर्ट करते थे उससे कम ही हम लोगों ने इंपोर्ट किया है तेल। ओके।
आगे देखिए, India's total oil imports bounced back to 195.3 lakh tons in April after having dipped in March to 158.5 lakh tons following the start of West Asia crisis। जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुआ था, यानी कि जब 28 फरवरी को अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तो 28 फरवरी के बाद मार्च आ गया। तो मार्च में हम लोगों ने तेल कम इंपोर्ट किया, 158.5 लाख टन्स। लेकिन ये हम लोगों ने ज़्यादा इंपोर्ट किया हम लोगों ने अप्रैल में। ठीक है, वापस से हम लोग तेल ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए अप्रैल के महीने आते आते। और ये ज़्यादा तेल इंपोर्ट कहाँ से हम लोगों ने किया, तो रसिया से किया। ओके, यहाँ पे देखिए, the data now shows that India's paid an even higher premium for Russian oil in April that it did in March। हम लोगों ने मार्च के कंपैरिजन में अप्रैल में ज़्यादा प्रीमियम यानी कि ज़्यादा पैसा पे किया है तेल के मामले में। तो यही ये डेटा निकल के आया जो कि फ्रंट पेज पे छपा हुआ था। इसके बाद फ्रंट पेज पे वैसा कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं कि कवर करना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो हम लोग वो न्यूज़ कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। वो न्यूज़ हम लोग बिल्कुल कवर नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। जैसे किसी पॉलिटिशियन का बयान एग्ज़ाम में नहीं आता, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है ये एग्ज़ाम में नहीं आता, कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में जो आता है हम वही सिर्फ कवर करेंगे। तो इसी न्यूज़पेपर में खंगालते हुए मुझे पेज नंबर 8 पे अगला न्यूज़ मिला जो कि है मणिपुर से रिलेटेड। ओके, तो क्या है कि मणिपुर में कुकी एक ट्राइबल ग्रुप के लोग रहते हैं कुकी। ठीक है, और मैती। देखिए यहाँ पे कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं मणिपुर में और मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच 2023 में क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। ओके, तो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगा, बहुत वायलेंस हुआ, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। इसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, फिर चीज़ें थोड़ा संभलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होती है, सीआरपीएफ वगैरह। इसके बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, लेकिन अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ तो न्यूज़ में देखते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि कुकीज टेक आउट कॉफिन रैली, सीआरपीएफ चीफ रिव्यूज सिक्योरिटी। क्या है कि कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कॉफिन रैली निकाल रहे हैं। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले वायलेंस हुआ था जिसमें कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके 3 लोग मारे गए थे। तो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, इसके अगेंस्ट अपना फीलिंग शेयर करने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए कॉफिन रैली निकाल रहे हैं वहाँ के लोग। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। कुकी जो ऑर्गेनाइजेशंस इन मणिपुर ऑर्गेनाइज्ड अ कॉफिन रैली ऑन सैटरडे ahead of the burial of 3 कम्युनिटी मेंबर्स। 3 कम्युनिटी के जो मेंबर थे उनके डेड बॉडी को रैली में निकाला जाएगा, जिसे बोल रहे हैं कॉफिन रैली, इंक्लूडिंग अ वुमेन, जिनमें से एक वुमेन थी। ओके, चलिए आगे देखिए। द मॉर्नर्स यानी कि जो शामिल हैं, ठीक है, जो शामिल हैं कॉफिन रैली में, द मॉर्नर्स डिमांडेड जस्टिस फॉर द विक्टिम्स एंड एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक एट ये विलेज इन मणिपुर। ओके, क्या हुआ था, इस विलेज पे अटैक हुआ था और यहाँ पे कुछ लोग जो थे जख्मी हुए, कुछ मारे गए, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो रैली निकालने की बात की जा रही है। बस इतनी सी बात है। कौन कौन 2 कम्युनिटी है, तो मैंने बताया, एक है मैती और एक है कुकी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं
पीछे की, तो पीछे क्या हुआ था, द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस जो कि फ्राइडे को हुआ था। यहाँ पे देखिए फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे। तो जो लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस जो कि फ्राइडे को हुआ, अकर ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह टू द स्टेट। ही रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन इन वायलेंस हिट स्टेट। क्या है कि ये उस समय हुआ था कि जिस समय सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे वो स्टेट में थे, तो उन्होंने फिर सिक्योरिटी को संभाला, जहाँ पे वायलेंस हो रही थी वहाँ पे चीज़ों को उन्होंने संभाला। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा लिखा हुआ है कि खेमचंद सिंह जी जो हैं वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं। इसके बाद आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सीआरपीएफ द डायरेक्टर जनरल्स डिस्कशन फोकस्ड ऑन इन्हांसिंग ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। वहाँ के सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कहा कि हम लोग ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करेंगे और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे, जिसमें कि इंसर्जेंट ग्रुप्स को जो है वो एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, और मणिपुर में पीस इस्टेब्लिश करेंगे, ये उन्होंने बात कहा। तो यही छोटी सी न्यूज़ थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस इन्फॉर्मेशन आप रखिए। ठीक है, इसके बाद इंडिया और नेपाल का रिलेशन क्या है, ये भी बहुत ही छोटा न्यूज़ है। क्या है कि इंडिया का नेबर जो है वो नेपाल है, इंडिया के ऊपर नॉर्दर्न साइड में नेपाल है। तो क्या हुआ कि नेपाल में 2025 में गवर्नमेंट चेंज हुआ, जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट केपी शर्मा ओली की गिरी। इसके बाद गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई बलेंद्र शाह की, जिन्हें बालेन शाह भी बोलते हैं। तो उनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई और कुछ मिनिस्टर्स चुने गए। तो वहाँ के एक जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं इंडिया में। ये देखिए, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये आए हुए हैं इंडिया में। उन्होंने मीटिंग की अपने काउंटर पार्ट यानी कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से, जो कि एस जयशंकर साहब हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो एस जयशंकर साहब ने कहा है, इंडिया एंड नेपाल हैव एन opportunity to decisively shift the track of their bilateral ties to achieve its full potential। उन्होंने कहा कि इंडिया और नेपाल के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बायलेटरल रिलेशन को फुल पोटेंशियल पे लेकर जाएं। इसके बाद जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया में जो आए हुए हैं, जिनका नाम है शिशिर खनाल, उन्होंने कहा, मिस्टर खन्नाल डिस्क्राइब्ड इंडिया एज नेपाल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, तो इसी न्यूज़पेपर को हम लोग आगे देखें तो ये सब न्यूज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं, क्योंकि सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। तो इन्वायरमेंट से अगला न्यूज़ है। ओके, अगला न्यूज़ है इन्वायरमेंट से। तो बात कुछ ऐसा है कि ये देखिए, क्या है कि इंडिया में कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, उसी तरह से प्रोजेक्ट लायन है। तो प्रोजेक्ट लायन जो है वो इंडिया में शुरू हुई थी, प्रोजेक्ट को लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी केस में क्या है कि हाल ही फिलहाल 8 लायंस की डेथ हो गई। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो 8 जो शेर के बच्चे हैं, कब मीन्स बच्चे, जो शेर के बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई। पहले तो कहा जा रहा था कि ये किसी वायरस से डेथ हुआ है, जिसका नाम है बेबेशिया। ठीक है, तो बेबेशिया एग्ज़ाम में आपको आ सकता है कि बेबेशिया जो वायरस है वो किन को इन्फेक्ट करता है, तो जनरली ये लायन को इन्फेक्ट करता है। ओके, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वायरस के कारण इन 8 लायन के बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन बाद में डेटा निकल के आया कि ऐसा नहीं है, कि
कि ये बेबेसिया वायरस के कारण, जो कि एक ट्रिक बोर्न पैरासाइट इन्फेक्शन है, उसके कारण डेथ हुई थी, ऐसा नहीं है। तो बात क्या है, तो यहाँ पे देखिए, द डेथ्स ऑफ एशियाटिक लायन cubs in Gir forest of Gujarat were caused by heat related stress and weakened immunity। क्या हुआ था, हीट वेव फैला हुआ है। हीट अभी जैसा कि जान रहे समर में बहुत हीट है, तो हीट रिलेटेड स्ट्रेस उनको हुआ, जिसके कारण इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर हुई और इसी के कारण उनका डेथ हुआ। बस इम्पोर्टेंट यही है, इसके आगे कुछ नहीं। आगे देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड सर्वे हुआ। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये आसाम में है। ध्यान दीजिएगा, आसाम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। बात करते हैं बिहार कहाँ पे, आप ध्यान में देखिए रखिए, बिहार, उसके बगल में वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट का जो चिकन स्नेक जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, वहाँ से शुरुआत होता है असम। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड सर्वे हुआ, तो बर्ड सर्वे में निकल के आया कि काजीरंगा नेशनल पार्क में 30 जो है रैप्टर के स्पीसीज हैं और 6 जो हैं स्ट्रॉक के स्पीसीज हैं। इसको समझते हैं अच्छे से। पहले ध्यान दीजिए स्पीसीज होता क्या है। जैसे अगर हम गाय की बात करें, तो गाय एक क्या है, एक एनिमल है, ठीक है, गाय एक एनिमल है। तो उस एनिमल का ढेर सारा स्पीसीज होता है। जैसे एशिया में कुछ और स्पीसीज होते हैं, फिर बाहर जैसे कनाडा वगैरह में जाएं, वहाँ की स्पीसीज थोड़ी अलग होती है। वैरायटी तो सेम ही है कि सब गाय है, लेकिन स्पीसीज चेंज होती रहती है, स्पीसीज अलग अलग होती हैं। जैसे आपने सुना होगा देसी गाय, जर्सी गाय, वैसे ही यहाँ पे स्पीसीज की बात की जा रही है कि 30 रैप्टर की स्पीसीज मिली है और 6 स्ट्रॉ की स्पीसीज पाई जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क पे। अब रैप्टर क्या है, तो रैप्टर वो बर्ड्स हैं जो कि शिकार करते हैं। जैसे आप लोगों ने चील को देखा होगा, ईगल को देखा होगा, ऑल को देखा होगा, उल्लू को। उनके चोंच नुकीले होते हैं क्योंकि उन्हें मांस फाड़ के खाना होता है। उनकी आँख जो होते हैं बहुत ही तेज होते हैं क्योंकि दूर से नज़र रखनी होती है कि कहाँ पे शिकार है। इसके बाद उनके पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, ओके, जिससे वो शिकार को पकड़ सके, तो उन्हें बोलते हैं रैप्टर। उसी तरह स्ट्रॉक हैं। स्ट्रॉक वैसे बर्ड्स हैं जो कि लंबे पैर होते हैं, ठीक है, ये देखिए लंबे पैर, लंबे चोंच होते हैं, लंबे पंख होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो बगुला, देसी भाषा में बोले तो बगुला, यानी कि सारस जैसे दिखने वाले बर्ड्स को बोलते हैं स्ट्रॉक। तो ध्यान दीजिएगा, रैप्टर जो शिकार करने वाले बर्ड्स हैं, स्ट्रॉक जो सारस जैसे दिखने वाले बर्ड्स हैं, ओके, उन्हें बोलते हैं। इतना बात समझ में आई। तो चलिए आगे देखिए न्यूज को। द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन आसाम हैज 30 स्पीसीज ऑफ रैप्टर, यानी 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, वो शिकार करने वाले बर्ड्स की पाई जाती है। एंड 6 स्पीसीज ऑफ स्ट्रॉक, 6 जो स्पीसीज हैं वो स्ट्रॉक की पाई जाती है, जो कि सारस जैसे दिखने वाले बर्ड्स हैं, उनको उनकी दी वो पाए जाते हैं, ठीक है। A rapid survey focused on these two categories of birds have revealed, ये दो कैटेगरी के बर्ड्स की सर्वे हुई जिसमें ये पता चला, ओके। चलिए आगे देखिए, द इनुमरेटर्स, यानी कि जो सर्वे करने वाले लोग हैं, द इनुमरेटर्स रिकॉर्डेड 217 इंडिविजुअल्स रैप्टर्स, यानी कि जो इनुमरेटर है, जो कि सर्वे करने वाले लोग हैं, वो 217 बर्ड्स को ऑब्जर्व किए, 217 रैप्टर बर्ड्स को ऑब्जर्व किए, जिसमें बजार्ड्स, ईगल्स, फॉल्कन, ऑल्स, वल्चर, ये सब स्पीसीज थे। इनमें
3 स्पीसीज मिली 30 तरह के, यानी कि 217 लोग 217 बर्ड अलग अलग पक्षी को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें पाया गया कि 30 अलग अलग तरह के पक्षी हैं ये। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए किसी एरिया में 100 गायें हैं, ओके, 100 गायें हैं, तो 100 गायें जो हैं वो अलग अलग स्पीसीज के हैं। उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, मान के चलिए 2 स्पीसीज लेते हैं, एक देसी गाय एक जर्सी गाय, ओके। तो मान के चलिए 100 गाय है, तो अगर 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो हो सकता है कि 30 जर्सी मिले और ये 70 मिले देसी गाय, तो 2 स्पीसीज में डिवाइड किए। उसी तरह 217 इंडिविजुअल 217 पक्षी को ऑब्जर्व किया गया, जिसमें 30 स्पीसीज मिला, ओके। उसी तरह 216 जो है वो अलग इंडिविजुअल स्ट्रॉक को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 6 स्पीसीज पाए गए, ओके। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, 30 स्पीसीज जो है वो रैप्टर की मिली, 6 स्पीसीज जो है वो स्ट्रॉक की मिली। और ये डेटा कहाँ से आया, तो 217 जो है पक्षी को रिकॉर्ड किया गया और 266 पक्षी को रिकॉर्ड किया गया। ये 217 रैप्टर्स को रिकॉर्ड किया गया और 216 स्ट्रॉक को रिकॉर्ड किया गया। तब हमें पता चला कि 30 स्पीसीज जो हैं वो रैप्टर की हैं और 6 स्पीसीज स्ट्रॉक की हैं। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे स्टैटिक कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि इंडिया इज होम टू 112 स्पीसीज ऑफ रैप्टर, यानी कि इंडिया में 212 स्पीसीज रैप्टर के पाए जाते हैं, जो कि बोथ डायरूनल मतलब दिन में उड़ने वाले, दिन में शिकार करने वाले पक्षी हैं, एंड नॉकचर्नल यानी रात में उड़ने वाले, रात में शिकार करने वाले पक्षी भी हैं। यानी इंडिया में जो शिकार करने वाले पक्षी हैं उनकी 212 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें दोनों दिन में उड़ने वाले और रात में उड़ने वाले दोनों हैं, इंक्लूडेड हैं। बस इतना ही। आगे देखिए, ये भी लिखा हुआ है कि इंडिया हाउसेज 8 ऑफ 20 स्ट्रॉक स्पीसीज, यानी पूरी दुनिया में 20 सारस जैसे स्ट्रॉक पक्षी जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें इंडिया में 8 तरह के स्पीसीज जो हैं स्ट्रॉक की पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 6 जो हैं, यानी कि टोटल कितने स्पीसीज स्ट्रॉक की हैं 8 इंडिया में, जिसमें 6 जो है काजीरंगा में मिली पाई जाती हैं, ओके। यही लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे है among the stock species the Asian openbill was the most abundant, यानी एशियन ओपनबिल इस तरह का एक पक्षी जो है जिसका नाम है एशियन ओपनबिल, OPNBILL, ये वाला नाम याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, ठीक है। बस इतना है, और ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये अब ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, राइट ऑफ एक्यूज टू ट्रेवल अब्रॉड, यानी कोई पर्सन जो है वो एक्यूज्ड है, उन पे कुछ आरोप लगा है कि उन्होंने ये क्राइम किया है, उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो उन्हें राइट टू ट्रैवल है, यानी राइट टू ट्रैवल अब्रॉड मिला हुआ है, यानी वो विदेश जा सकते हैं। और ये आता है फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 21 आता है, ओके। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो इसका आंसर भी होगा आर्टिकल 21। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी तरह राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 21, ठीक है। तो न्यूज़ को कवर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट fundamental right to travel abroad, which comes under Article 21, cannot be viewed in isolation. Rather, it needs to be balanced with victims' right to a speedy trial. यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड तो है ही, लेकिन इसको अकेले नहीं देखिए, इसको देखिए राइट टू स्पीडी ट्रायल। यानी कि कोई भी केस है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका हक है कि उसका केस जल्दी से जल्दी सोल्व हो। ठीक है, केस जल्दी से जल्दी सोल्व हो, यानी कि स्पीडली इसका ट्रायल हो। ठीक है, ये उसका हक है। यानी कि सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और वो बीमार है, उसे मेडिकल इमरजेंसी है कहीं जाने के लिए विदेश, सपोज कीजिए अमेरिका जाने के लिए उसको मेडिकल इमरजेंसी है कि अमेरिका जाकर उसे ट्रीटमेंट करवाना ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि उसे राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है। अब वो बाहर जाएगा, लेकिन जब तक केस चल रहा है तब कैसे जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए लाया गया है कि टाइमली उसका केस सोल्व हो ताकि वो जा सके अब्रॉड। यही केस है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हिमांशु शेखर आपसे विदा लेता हूँ।